Assalamu alaikum viewers. I am Mohsin Ali Mirza. Today we are going to start chapter number 10 of metric physics, simple harmonic motion and waves. Let's see what are the topics for today. These are simple harmonic motion and mass spring system. सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट करने से पहले हम वाइब्रेटिंग मोशन को समझते हैं. वाइब्रेटिंग मोशन is a type of motion in which a body moves to and fro about its mean position or back and forth about its mean position. Its another name is oscillatory motion. You can see in these examples, in these figures, a simple pendulum, a baby cradle, child playing on swing, strings of guitar. All the objects performing vibratory motion, they are moving about their mean position. What is simple harmonic motion? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी वाइब्रेटरी मोशन ही है. सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है जिसमें हमें कुछ कंडीशंस को प्रूव करना पड़ता है और जिन कंडीशंस की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बॉडी वाइब्रेट कर रही है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है. वो कंडीशंस क्या हैं? Number 1. Displacement from mean position is directly proportional to the force acting on the body, and it minus sign shows that it always directed towards the mean position. इसी तरह displacement from mean position is also directly proportional to the acceleration acting on the body, and the minus sign shows that acceleration will always direct it towards the mean position. अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल से उनको प्रूव करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, बॉल एंड बॉल सिस्टम. हम इस चैप्टर में इन तीनों एग्जांपल्स को डिटेल से पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. तो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे द मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मैस स्प्रिंग सिस्टम एक फिक्स पोर्ट के साथ अटैच है और ये मैस इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है, जिसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन 0 है, x इज इक्वल टू 0, और इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, विच मीन्स f इज इक्वल टू 0. ये इस मैस का मिड पॉइंट है जिसे मीन पोजीशन कहेंगे O, और जिन एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ ये वाइब्रेट करेगा वो हैं A और B. अच्छा, अब जब हम इस मैस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको O से A की तरफ जब डिस्प्लेस करते हैं तो उतना ही स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आता है. जितना स्प्रिंग की लेंथ में चेंज आएगा उतनी ही ज़्यादा ये इस मैस पे फोर्स लगाएगा और उसको मेन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करेगा. मतलब अगर हम मैस को ज़्यादा अलंगेट करते हैं, ज़्यादा डिस्प्लेस करते हैं, तो स्प्रिंग की लेंथ में उतना ही ज़्यादा चेंज आएगा और ये स्प्रिंग उतनी ही ज़्यादा फोर्स से मैस को मेन पोजीशन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. और इस चीज़ को क्या कहते हैं? हुक्स लॉ कहते हैं. हुक्स लॉ के मुताबिक आप देख सकते हैं फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लेंथ x ऑफ स्प्रिंग इन दिस सिस्टम, विच इज़ f प्रोपोर्शनल टू माइनस x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x. और जब हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा f इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स. ये k क्या है? ये स्प्रिंग कांस्टेंट है. इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं. अब यहाँ पे देखिए, मैंने वो चीज़ तो प्रूव कर दी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन थी. द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. अच्छा, अब देखें, जब हम इस मैस को मीन पॉइंट से O तक डिस्प्लेस करते हैं और जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो ये मैस O की तरफ मूव करेगा, स्प्रिंग इसको O की तरफ खींचेगा.
तो क्या ये मैस ओ पर रुक जाएगा? नहीं। ड्यू टू इनर्शिया, क्योंकि ये मैस अपनी मोशन को बरकरार रखना चाहता है, तो ये ओ पर रुकने की बजाय बी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पर मूव कर जाएगा। जब ये बी पर जाएगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, स्प्रिंग इसको दोबारा फोर्स प्रोवाइड करेगा, और ये जो मैस है ये बी पर रुकने की बजाय दोबारा बी से एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन ओ की तरफ मूव करेगा, और ओ से इनर्शिया की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ मूव कर जाएगा। और इसी तरह ये ए टू ओ टू बी, बी टू ओ एंड फ्रॉम ओ टू ए मूव करता रहेगा, वाइब्रेटरी मोशन करता रहेगा। अब इस दौरान देखें कि ये जो फोर्स मैंने अभी बोला था कि ये स्प्रिंग जो है मैं इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा जिससे ये इसको मेन पोजीशन की तरफ ट्रैक करेगा। इसी फोर्स को एक नाम दिया गया है जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है। रिस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन ये है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुश द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। यहाँ पर देखें ये स्प्रिंग जो है रिस्टोरिंग फोर्स से इस मैस को पुल कर रहा है और यहाँ से उसको पुश कर रहा है, और ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है इधर मैस को पुल कर रही है और इसको पुश कर रही है किस तरफ? मेन पोजीशन की तरफ। अब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होती है। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जिस तरह मूव कर रहा है एक्सट्रीम टू मीन या फिर मीन टू एक्सट्रीम, हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ ही रहती है। आप इस डायग्राम में एक और चीज़ गौर करें कि जब मैस एक्सट्रीम से मेन पोजीशन की तरफ आता है तो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ होती है, यानी कि ए टू ओ या फिर बी टू ओ मैस मूव करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ होता है। और जब मैस मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, यानी कि ओ से बी की तरफ या ओ से ए की तरफ मूव करता है तो रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होता है। इसी तरह आप एक और चीज़ देखें कि जब मैस एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ मूव करता है तो इसकी स्पीड बढ़ती है, इसकी वेलोसिटी बढ़ती है, यानी कि ए से ओ की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी। इसी तरह जब मैस बी से ओ की तरफ आएगा, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन बी से मेन पोजीशन ओ की तरफ आएगा, तब भी उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन की तरफ आती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है और रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डिक्रीज़ होती है। इसी तरह जब बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है और उसकी रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज़ होती है। वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो देखें ये मैस आहिस्ता आहिस्ता जाके एक्सट्रीम पोजीशन पे रुक जाता है। यही वजह है कि जब बॉडी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है तो बॉडी जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है क्योंकि उसकी स्पीड डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ, हमारा रिज़ल्ट ये निकलता है, रिस्टोरिंग फोर्स विल डिक्रीज़ एंड वेलोसिटी विल इंक्रीज़ टुवर्ड्स मेन पोजीशन। जब बॉडी मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगी तो रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज़ होगी और वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी। इसी तरह जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करती है, मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशंस की तरफ मूव करती है, यानी कि ओ टू ए या ओ टू बी मूव करती है, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है और रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज़ होती है। और इस पूरे मामले में रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मेन पोजीशन रहती है, जो कि हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक कंडीशन थी। अब चलते हैं, हम प्रूव करते हैं, हम कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। पहले वो डेफिनेशंस हैं रिस्टोरिंग फोर्स, उसका फार्मूला भी यहाँ पे गिवन है जो कि है एफ रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू -kx, और यही हुक्स लॉ के लिए भी है। और इसी तरह स्प्रिंग कांस्टेंट की भी डेफिनेशन है, इट इज़ द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स
टू चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग। और ये हार्ड स्प्रिंग्स के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है और सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू कम होती है। और ये इसका फार्मूला है। अगर आप इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो k इज़ इक्वल टू एफ ओवर एक्स आएगा। स्प्रिंग कांस्टेंट में माइनस साइंस जो है वो निगलेक्ट हो जाता है क्योंकि वो इस पर डिपेंड नहीं करता और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर है। अब हम प्रूव करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो सेकंड कंडीशन मैंने दिखाई थी, जो आपको स्टार्टिंग में, एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। हुक्स लॉ से हमने ये देखा फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। क्वालिटी में चेंज करें तो आपके पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू माइनस की एक्स और ये K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। आप जानते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक फोर्स का फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। हम F की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमारी इक्वेशन बन जाएगी m इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। हम क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। हमारे पास आएगा एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय m मल्टीप्लाई बाय एक्स। के स्प्रिंग कांस्टेंट है और आप इस सिस्टम में देख सकते हैं कि मैस जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए हम के और मैस की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। और जब हम इस इक्वालिटी को दोबारा प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आएगा, विच मीन्स दैट acceleration of mass attached to spring is directly proportional to its displacement from mean position and always directed towards the mean position। ये वो दूसरी कंडीशन है जो मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन में आपको बताई थी। अभी जो ये रिलेशन हमने प्रूव किया है, acceleration is directly proportional to the displacement from mean position and minus sign shows that it is always directed towards the mean position। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होता है और उसकी डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन के सेम होती है। और जब किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होता है, बट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पर देखें, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जाती है तो हमने आगे पढ़ा था कि वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, और जब एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बॉडी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी। मैस एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी एक्सट्रीम से मीन पोजीशन यानी कि मीन पोजीशन की तरफ ही होगी। और जब ये मैस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाता है तो मैस यानी कि बॉडी की स्पीड जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर जाके रुकता है। तो सिंपल सी बात है, जब मैस की वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन डिक्रीज़ होगा, बट उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैस चाहे एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आए या मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दोनों केसेस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनको आप रीड कर सकते हैं। जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन की है वो ही इसमें लिखी हुई है। अब हम देखते हैं कि मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है। पहले तो टाइम पीरियड की डेफिनेशन, द टाइम ड्यूरेशन इन विच अ बॉडी कंप्लीट्स इट्स वन वाइब्रेशन। जिस टाइम में बॉडी या मैस स्प्रिंग सिस्टम एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड जो है उसका फार्मूला है T इज़ इक्वल टू 2π√m/k। अब यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मैस
और स्प्रिंग कांस्टेंट पे। अच्छा जी, यहाँ पे ही हमारा लेक्चर ख़त्म होता है आज का, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर से अपने टॉपिक्स को समझने में कोई हेल्प मिलेगी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।